जेट इंजन के स्टैंडर्ड जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया और हम टेस्टिंग के अलावा उसका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। कावेरी इंजन को तेजस एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी हमने उसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल शुरू नहीं किया। तो टरबाइन में ऐसा क्या खास है जो भारत के इतनी तरक्की करने के बाद भी अभी तक हम लोग उससे जेट इंजन का निर्माण नहीं कर पाए? इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए आपको समझना होगा एक टरबाइन कैसे काम करती है, टरबाइन को कैसे बनाया गया, उसमें ऐसा क्या खास है जो और किसी चीज में नहीं है, और वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने मिलकर इस अजूबे को कैसे बनाया। कहानी की शुरुआत लगभग आज से 2000 साल पहले हुई थी, जिसकी नींव रखी थी हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने, और उनके द्वारा बनाए गए जुगाड़ को हम हीरोज इंजन के नाम से जानते हैं। उन्होंने धातु की एक गेंद में पानी भर के भाप निकलने के लिए 2 विपरीत दिशा में छेद किए, और जैसे ही गेंद को गर्म किया गया तो स्टीम से उत्पन्न हुए दबाव के कारण वो गेंद बहुत तेज रफ्तार में गोल गोल घूमने लगी। यानी इंसानों के हाथ वो पहली चीज लग गई थी जिसका इस्तेमाल करके भाप से रोटेटरी मोशन बनाया जा सकता था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में जियोवानी बैंका, जो कि इटली के रहने वाले थे और पेशे से केमिस्ट थे, उन्होंने एक स्टीम इंजन का निर्माण किया। उनके स्टीम इंजन में एक नोजल से निकलती हुई बहुत तेज रफ्तार की भाप पहियों पर लगे दांत पर टकराने लगी, जिसकी मदद से गेहूं चावल को कूटा जाने लगा। आइए अब समझते हैं कि उन्होंने इसका निर्माण कैसे किया। हीरो ने पानी भरकर इस कंटेनर में रखा और ये रहा स्टीम को छोड़ने का नोजल। स्टीम इस नोजल से निकलते हुए इस व्हील पर दिए गए दांतों पर टकराने लगी, जिसकी वजह से ये व्हील रोटेट करने लगा, और इसकी शाफ्ट पर एक और छोटा सा व्हील नीचे लगाया गया, जिसके दांतों से एक और व्हील अटैच किया गया ताकि वो रोटेटरी मोशन का डायरेक्शन बदल सके। अब इस तीसरे व्हील से जाती हुई एक शाफ्ट एक सिलेंडर से जुड़ी हुई थी, जिस सिलेंडर में कई दांत लगाए गए थे, और ये दांत संपर्क में आते हुए इन लकड़ी के लट्ठों को बार बार ऊपर उठा रहे थे, और नीचे बने इस स्ट्रक्चर के अंदर गेहूं और चावल को रखा गया था। अब जैसे ही लट्ठा ऊपर जाता और फिसल के नीचे गिरता तो दबाव की वजह से गेहूं और चावल का आटा तैयार हो जाता। ये थी दुनिया की पहली स्टीम पावर्ड मैकेनिकल मशीन। अब मान लेते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पर पानी से स्टीम बनाना संभव ना हो, तो क्या ऐसी स्थिति में भी टरबाइन से मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। ये है पेल्टन व्हील, जिसे लेस्टर एलन पेल्टन ने 1870 में बनाया था। पेल्टन वो पहले इंसान नहीं थे जो बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क में बदलना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसे पहले इंसान थे जिनके द्वारा बनाई गई मशीन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी से पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदल सकती थी। इस टरबाइन का वो हिस्सा जो पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलता है उसे रनर कहते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली मशीन को आप जानते हो क्या कहते हैं? वो है जनरेटर। एक पेल्टन व्हील के कोने पर बड़े बड़े बकेट जैसे आकार के खांचे बने हुए होते हैं जो पानी की काइनेटिक एनर्जी का सही इस्तेमाल करके बिजली बनाने के काम आते हैं। आओ देखते हैं इसकी वर्किंग। ऊंचाई पर स्टोर करके रखा गया पानी पाइप की मदद से बहुत तेज रफ्तार से नीचे आता है, और ये बहुत तेज रफ्तार में आता हुआ पानी नोजल्स की मदद से पेल्टन व्हील पर जा टकराता है, और पेल्टन व्हील के घूमने से उससे जुड़ी एक शाफ्ट जनरेटर की मदद से बिजली बनाती है। इसके बाद इंग्लैंड के चार्ल्स पार्सन ने 1884 में स्टीम टरबाइन का निर्माण किया, और इसके बनते ही पानी से बनाई जाने वाली बिजली, समुद्र के रास्ते किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट और नेवल वॉरफेयर की शक्ल ही बदल गई। आइए अब समझते हैं कि पार्सन को स्टीम टरबाइन बनाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उन परेशानियों से निकलने के नए नए तरीके उनके दिमाग में कैसे आए। पार्सन ने अपना जो पहला मॉडल बनाया था उसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने पाया कि स्टीम का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। टरबाइन के ब्लेड पर स्टीम टकराने के बाद वातावरण में अपनी एनर्जी खो रही थी। पार्सन ने सोचा क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि स्टीम के एक बार टकराने के बाद उसके अंदर बची हुई एनर्जी को फिर से इस्तेमाल करके और वर्क निकाला जा सके। यहाँ पर आपको समझना होगा स्टीम को बनाने में बहुत सारा ईंधन जलाया जाता है, और जैसे ही स्टीम टरबाइन के ब्लेड से टकराई तो उसकी वजह से बहुत कम मैकेनिकल वर्क पैदा हुआ। लेकिन अभी भी टकराकर चारों दिशाओं में बिखरने वाली स्टीम के पास हीट एनर्जी मौजूद थी। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके दोबारा वर्क में बदला जा सके? यही थी वो समस्या जिसके पीछे अब पार्सन पड़ चुके थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इस शाफ्ट के ऊपर 4 व्हील लगा दिए जाएं ताकि स्टीम टकराकर दूसरे व्हील को घुमाए, और फिर तीसरे को, और उसके बाद चौथे को। लेकिन समस्या ये थी कि आखिर स्टीम को एक व्हील के बाद दूसरे व्हील की तरफ कैसे मोड़ा जाए। अब जो सबसे पहला उपाय दिमाग में उनके आया वो ये था कि क्यों ना टरबाइन ब्लेड को इस तरह से एक एंगल पर डिजाइन किया जाए कि उससे टकराने वाली स्टीम घूमकर दूसरे ब्लेड की तरफ चली जाए। अब यहाँ पर दूसरी समस्या आ गई। मान लेते हैं स्टीम सही एंगल पर मुड़ गई, लेकिन वो दूसरे व्हील पर सही समय पर कैसे टकरा
टकराएगी। एक उदाहरण से समझो, मान लेते हैं नोजल से आती हुई स्टीम पहले व्हील के टरबाइन ब्लेड से टकराकर जब दूसरे व्हील के ब्लेड की तरफ गई तो उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो गया। अब अगर हमने दूसरे व्हील पर लगे ब्लेड को सेम उसी तरीके से डिजाइन किया जैसे हमने पहले व्हील के ब्लेड को किया था तो वो स्टीम को तो कैच नहीं कर पाएगा, और अगर हमने उनको उल्टे तरीके से डिजाइन कर दिया तो यहाँ पर दो विपरीत दिशाओं में घूमने वाले व्हील एक दूसरे के द्वारा पैदा किए जा रहे मैकेनिकल वर्क को कैंसिल कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब पार्सन ने सोचा क्यों न टरबाइन में दो ब्लेड के बीच में एक फिक्स ब्लेड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब उससे होगा क्या, जैसे ही स्टीम नोजल से पहले व्हील के ब्लेड पर टकराएगी तो वो एंगल बदलने की वजह से फिक्स व्हील की तरफ मुड़ जाएगी, और ऐसा होने पर फिक्स व्हील दोबारा से स्टीम का एंगल चेंज करके दूसरे रोटेटिंग व्हील पर स्टीम को मोड़ देगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब हमारे दोनों रोटेटिंग व्हील एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी एक बार इस्तेमाल की गई स्टीम को हम दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी पहले से ज्यादा वर्क। अब पार्सन ने यह भी सोचा क्यों ना इस तरीके के व्हील अरेंजमेंट को बढ़ा दिया जाए, यानी बहुत सारे फिक्स और मूविंग व्हील को एक शाफ्ट पर लगा दिया जाए। अब सामने आ खड़ी हुई एक और समस्या, जैसे जैसे स्टीम एनर्जी वर्क करते हुए आगे बढ़ रही थी ठीक उसी रेशो में स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर घटने लगा, और अगर स्टीम पे से प्रेशर हटा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और अगर स्टीम का वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो वो पूरे टरबाइन अरेंजमेंट को फाड़ कर बाहर निकल जाएगी। अगर ये बात समझने में दिक्कत आ रही है तो ये एग्जांपल देखो, ये है 1 क्यूबिक इंच पानी, और इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर बॉयल किया जाए तो इसका वॉल्यूम बढ़कर 1 क्यूबिक फुट हो जाएगा, और जब इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो इसका वॉल्यूम वापस घटेगा। अब जरा आप सोचिए कि अगर स्टीम पे से प्रेशर हटा लिया जाए तो वो वापस अपने पुराने वॉल्यूम की तरफ बढ़ने लगेगी, और जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा और इसको फैलने के लिए जगह नहीं मिली तो ये टरबाइन के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देगा। अब ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी जिसको सुलझाते हुए पार्सन ने टरबाइन के अंदर घूमते और फिक्स व्हील के बीच में जगह और ब्लेड के साइज को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि घटते हुए प्रेशर की वजह से फैलती हुई स्टीम को खाली जगह मिल सके। टरबाइन के अंदर एंटर करती हुई स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा और एग्जिट करती हुई स्टीम का बहुत कम होता है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि टरबाइन में फिक्स ब्लेड केसिंग के अंदर लगाए जाते हैं, रोटर पर सिर्फ रोटेटरी ब्लेड ही होते हैं। एक बार सारे क्वालिटी चेक करने के बाद रोटर को उसकी केसिंग में लगाकर टरबाइन को उसके इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। अब टरबाइन का आप कहीं भी इस्तेमाल करें लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन लगभग सेम ही रहेगी, लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी आसान है तो इसको बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि टरबाइन तो जेट इंजन में भी इस्तेमाल होती है। उसका मेन कारण है मटेरियल साइंस। देखिए, टरबाइन की कंस्ट्रक्शन आसान हो सकती है, थ्योरेटिकली चीजें समझने में आसान ही लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको हर मोड़ पर एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। इतनी तेज रफ्तार पर घूमते हुए टरबाइन के ब्लेड बहुत जबरदस्त दबाव और टेम्परेचर का सामना करते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो इस दबाव और टेम्परेचर को झेल सके उनको रातों रात खोज के निकालना इतना आसान काम नहीं है। और जिन देशों के पास उन मटेरियल्स की जानकारी है वो उसे दूसरे देशों के साथ आसानी से साझा नहीं करते। ये है टरबाइन को बनाने में सबसे बड़ी समस्या। अब जरूरत के हिसाब से टरबाइन ब्लेड के डिजाइन भी वेरी करते हैं, और क्योंकि जिन देशों ने ये टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है वो टरबाइन को बेचकर बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को क्यों ट्रांसफर करेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि हमारा देश टेक्नोलॉजी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? विदेशी ताकतें हमेशा हमारे देश को उनके ऊपर निर्भर रखना चाहती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके हमारी कंट्री से उनके फेवर के डिसीजन लेने को मजबूर कर सके। हमारे देश का इस तरह की टेक्नोलॉजी में पीछे रहने का एक और कारण भी है। अगर ये छोटी छोटी चीजें स्कूल टाइम के दौरान ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो ये टेक्निकल नॉलेज हमारे देश की तरक्की में एक मेजर बूस्ट ला सकती है। पर चलो कोई ना, अगर सरकार डिसीजन ना भी ले तो भी हम देश के नागरिक होने के नाते अगर अपने स्तर पर भी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं तो भी हम देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
है।